अब सवाल यह है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया, अब अगला क्या कुछ कर रहे हैं सीजेपी के चीफ दीपके आज पहुंचे एक बड़े वकील से मिलने के लिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पहुंचे हैं कपिल सिब्बल के आवास पर। निघून जा, मग जा थोडं साईडला। त्यांनी संवाद साधायला नकार दिलेला। अभिजीत दीपके संभाजीनगरला जाणार का हा मुद्दा अभिजीत अब देखिए दीपके का आगे का प्लान क्या है, पार्टी उनकी क्या करने वाली है। आंदोलन के बाद सीजेपी अगले प्लान पर काम कर रही है, इसलिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के फाउंडर कानूनी कार्रवाई से बचने में लगे। तभी तो दीपके ने वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दिल्ली में अभिजीत दीपके सिब्बल के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि आंदोलन में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उसको लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर मंथन हुआ, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि सब पर एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। यह मांग उन्होंने सरकार से भी रखी है, जिसे माना गया है। हालांकि केस वापसी का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी इस मामले में कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहला विकेट है। वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया हम यहीं नहीं रुकेंगे, ये बस शुरुआत है। राजनीति के मोर्चे पर फिलहाल सीजेपी ने बड़ा प्लान नहीं बताया अब तक, मगर उनके दावों के मुताबिक वो शिक्षा में सुधार पर काम करेंगे। इसके लिए यूपी बिहार समेत कई जगह आंदोलन कर सकते हैं। सीजेपी ने यूपी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दीपके खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद बिहार भी जाऊंगा। एक और अहम बात यह कि मुझे हीरो मत बनाओ, दीपके कहते हैं। एक शख्स को हीरो बनाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी पर अटैक करते हैं, वो सुनिए जरा दीपके क्या कह रहे हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वॉन्ट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। द कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर श्योर वी विल गो लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। तो दीपके कह रहे हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। दूसरी तरफ देखिए, उनके घर, उनके परिवार से मिलने के लिए आज महाराष्ट्र के एक मंत्री पहुंचे। दीपक के घर फडणवीस के मंत्री पहुंचे हैं, संजय शिरसट, और दीपके की माता जी को आप देख रहे हैं और उनके पिताजी को। इस पूरे आंदोलन में 4 बड़े चेहरे थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन है वो? सबसे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2 महीने में सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं। अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है। दीपके के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और पहली बार ऑनलाइन गुस्से को बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा किया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले दीपके का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर, चाहते हैं कि बेटा समाज सेवा करे, सियासत न करे। दीपक की माताजी भी चाहती हैं कि बेटा सुरक्षित रहे और राजनीति से दूर रहे। अगला नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, लेफ्ट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर में जमीनी स्तर पर छात्रों की आवाज बुलंद की है। आंदोलन से जुड़ी जानकारी लोगों और छात्र संगठनों तक पहुंचाई। कड़े तेवर, भाषण और 23 दिनों तक अनशन से चर्चा में आ गई। नेहा के साथ जेएनयू के और दूसरे संस्थानों के छात्र भी जुड़ने लगे। एक और नाम सौरभ दास का है। खोजी पत्रकार सौरभ दास ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता का रोल निभाया। प्रदर्शन की तारीख, मांग और सरकार से संवाद की लाइन स्पष्ट की। हिंसा, पुलिस, चोटों और आंदोलन में फैली अफवाहों का जवाब दिया। दिल्ली के सौरभ दास ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर खास पहचान बना ली थी। एक और नाम
आशुतोष रांका ने छात्र आंदोलन के एजेंडे को संभाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और केस वापसी का मुद्दा रखा। रांका ने राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। जयपुर के रहने वाले आशुतोष आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है। लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। दीपके के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हाथ पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हाथ पूरा सकती। नहीं बोले उनको हाथ ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हाथ है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहला मूवमेंट चालू किया उसके मूवमेंट की पहली जीत है, इसके लिए मुझे गर्व है कि मैं अभिजीत का पिता हूँ। तो उसको सपोर्ट करने वाले जो बच्चे थे उसके जैन जी थे, उन्होंने भी बहुत वो रटके रखा, उसके साथ नहीं छोड़ा। ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं, देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे। ये युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, युवाओं के मुद्दे उठाना रहेगा। हम अपने आप को पूरे देश में लेके जाएंगे, खुद को संगठित करेंगे और जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की है उसी तरह आगे जाके बाकी मुद्दों पर भी। आपने सुन लिया उन चेहरों को जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो चेहरे तो चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन स्थल का हाल देखिए जरा। क्या ये जंतर मंतर की शुरू में मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर है। पुलिस जा चुकी है, अभी जगह जगह गंदगी फैली है, कचरा फैला है। एनडीएमसी उसे हटाने का काम कर रही है, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रही है, सफाई धुलाई चल रही है जंतर मंतर पर। अब आपको लिए चलता हूं। इस दौरान दिल्ली की मेट्रो बंद थी और प्लेस शाम को लगभग बंद होने लगा था। अब देखिए आज की तस्वीर है, मेट्रो शुरू हो गई है और कनॉट प्लेस में उसी तरह की चहल पहल नजर आने लगी। अब आपको बताऊं आइए कि आखिर दिल्ली में आंदोलन और पाबंदियां दोनों खत्म हो गई। आखिरकार 36 दिन बाद जंतर मंतर खाली हो गया और सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके में अब माहौल शांत है। यहां मौजूद हजारों प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने बैरिकेड यहां से ले गई है। धरना स्थल से टेंट, स्पीकर समेत तमाम चीजें हटा दी गई, नारे लिखी गई, दीवारों पर भी दोबारा रंगाई पुताई शुरू हो गई है। एनडीएमसी ने वहां से करीब 60,000 किलो कचरा हटाया है। दावा है इस अभियान में 500 कर्मचारी और कई वाहन लगाए गए थे। दिल्ली मेट्रो का हाल देखिए। अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पूरी तरह से खुल गए हैं। जंतर मंतर के आसपास के स्टेशनों पर भी पाबंदी नहीं है। प्रदर्शनों के दौरान कई दिन 15 से ज्यादा स्टेशन बंद रहते थे, मगर अब राजीव चौक समेत सभी स्टेशन पूरी तरह से सामान्य और नॉर्मल हो गए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। मेरे ठीक पीछे का मंजर देखिए आप। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई भी जो शख्स है, कोई भी प्रोटेस्टर इस वक्त दिखाई नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद ये जो जगह है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। आप देखें दिल्ली पुलिस के स्टाफ जो है, पर्सनल जो है दिखेंगे आपको। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी पर्सनल जो गश्त कर रहे हैं वो यहीं
यहीं पर स्टेज लगा था, आलिशान सा स्टेज लगा था। यहीं पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर जो है लगातार तकरीबन पिछले 30 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपनी जारी रखे हुए थे। और आज अगर आप देखें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है यहाँ पर आपको एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामान्य है। तो जंतर मंतर की तस्वीर आपने देख ली, प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन देश के दूसरे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। देश में लगभग हर शहर में प्रदर्शन की तस्वीर मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने रोका आके फौरन उन्हें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की तस्वीर जलाने ही वाले थे कि उतनी देर में पुलिस आ गई, लाइटर छीन लिया। जैसे ही आग लगाने वाले थे वैसे ही पुलिस आ गई फोटो पे। चेन्नई की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, यहां एआईएसएफ प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक रखा था। आइए अब आपको लिए चलता हूं बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान AK-47 निकल आई। दावा किया गया कि AK-47 से फायर किया गया प्रदर्शन पर। पथराव है, बड़े बड़े पत्थरों से हो रहे हैं। तो पुलिस एक्शन ले रही थी प्रदर्शनकारियों पर। अब पटना की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो सीवान की आप देख रहे थे। पटना में देखिए, पटना में पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ है। घर से खींच के गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? पूछ रहा है खाली सभी हिंदू मुसलमान नाम क्या है तुम्हारा? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मेदांता पहुंच गए, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान जो घायल हुए थे उनका हाल जानने के लिए। तो तेजस्वी यादव छात्रों का हाल जान रहे थे, लेकिन बड़े भाई दूसरी मुश्किल में थे। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दरअसल निकले। कल पहले तस्वीर देखिए। युवा नौजवान छात्र के साथ है। हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ। तेज प्रताप को छोड़ दिया गया, फिर तेज प्रताप दोबारा मॉल पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें उठाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया तेज प्रताप को।
प्रताप की गिरफ्तारी हो गई। पटना मॉल में मौजूद थे उस वक्त। उसके बाद पुलिस ने तेज प्रताप को गाड़ी में बिठाया है और जेल लेकर निकली है पुलिस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, तेज प्रताप जेल पहुंच गए। पटना की बेउर जेल देख रहे हैं। जेल के बाहर का गेट है। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं तेज। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको बताता हूं आखिर तेज प्रताप की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्यों उन्हें जेल भेजा गया। लालू के बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर हंगामा हो रहा है। तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 25 जुलाई को तेज प्रताप बिहार बंद में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने तेज प्रताप को छोड़ दिया। फिर शाम को पटना के एक मॉल से पुलिस तेज प्रताप को साथ ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तेज प्रताप पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया। तेज प्रताप पर बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई है। तेजस्वी ने कहा, इस पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। तेज प्रताप पर पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं। आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मामलों का क्या होगा। जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए वहां हजारों लोगों पर केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। तेज प्रताप के वकील ने कहा, उन्हें एफआईआर की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्य अभी भड़क गई हैं। रोहिणी ने इसे सम्राट चौधरी की सरकार की तानाशाही बताया है। कहा, यह विरोधियों को डराने और जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने भी घेरा है। तेज प्रताप यादव ने जन स्वराज को कल अपना समर्थन दिया था और कल रात ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। सुनिए जरा तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। एफआईआर हुआ 26 तारीख को, गिरफ्तारी हुई 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल। एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कही कि अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के इनका बेल मूव करते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और अपना नेतागिरी करने के लिए आए। जो प्रतिबंधित इलाका था वहाँ पर जो हंगामा करने वाले लोग थे उनमें शरीक हो गए। तो कानून और व्यवस्था को जो तोड़ेगा, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो, हम सरकार पक्ष के लोग हैं, हम भी कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेउर जेल में भेजने का क्या मतलब है। अगर थोड़ा विरोध करें ना तो क्या करें बताइए। अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अगर देश का झंडा बच्चों के बीच में जाके एक बार दिखाई दिया तो क्या ये अपराध था। और मान लीजिए आपके नजर में अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते हैं। सवाल है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरीके का मसला सामने आए जिससे कानून की धाराओं का उल्लंघन हो रहा तो पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तेज प्रताप भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारियां नहीं हुई, पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जो एक्शन लिया, खासतौर से दावा किया राहुल गांधी ने कि पुलिस ने पैलेट गन चलाए छात्रों पर। राहुल ने एक छात्र को भी सामने लेकर आए। अब राहुल गांधी इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लिखकर सवाल पूछा है।
क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गांधी देखिए क्या लिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पैलेट गन पर बवाल हो रहा है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें राहुल ने अमित शाह से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? इससे पहले राहुल पैलेट गन से घायल शख्स के साथ सामने आए थे। छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया था। राहुल का आरोप, तिरंगा लेकर चल रहे शख्स पर पैलेट गन से हमला हुआ। आंदोलन के दौरान पैलेट गन हमले में कई लोग घायल हो गए थे। राहुल का दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर्स थे? उनकी तैनाती किसने की? आपको बताऊं, पैलेट गन से एक कारतूस में लगभग 600 छर्रे निकलते हैं जो 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलते हैं। पुलिस इसे भीड़ नियंत्रण का हथियार मानती है, लेकिन कई मामलों में इससे गंभीर चोटें आ सकती हैं। साथ ही स्थायी रूप से विकलांग बनने का कारण भी बन सकती है। इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। और पैलेट गन एक प्रकार की राइफल होती है जो मेटल या रबर पैलेट से भरे कारतूस चलाती है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ इनका इस्तेमाल होता रहा है।